हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं श्वेता सक्सेना। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। देखिए बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ लिया था, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टडी कर लिया है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है, तो केमिकली मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला। उसमें आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बहुत सारी, अभी रिएक्शन पे बेस्ड है सारी बातें। आपको रिएक्शन के बिहाफ पे बताना होगा कि कौन सी रिएक्शन किस हिसाब से अपने आप को मेटल्स में शो करती है और मेटल्स अपने आप को कैसे बिहेव करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करने में। तो कुछ ऐसा है केस कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो केमिकल रिएक्शंस हमेशा नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की डिफरेंट ही होंगी, वो तो आपको पता ही है। अब हम बेसिकली बात करते हैं पहले, सबसे पहले जो ऑक्सीजन हमारा है, तो हमारी पहली रिएक्शन जो मेटल्स की होगी तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, O2 के साथ होगी। इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए, कभी भी कोई मेटल, एक कॉमन रिएक्शन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां पर मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, मेटल ऑक्साइड जब बनाता है तो ये दो तरीके के बनते हैं। एक मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा बच्चों, और दूसरा बनाएगा हमारा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। अब इसका मीनिंग अभी समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक एंड बेसिक ऑक्साइड। बेसिक यू नो डैट एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि ये ब्लू कलर शो करेगा लिटमस पेपर पे, और इसकी बेसिसिटी होगी, डैट मीन्स वाटर के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं तो ये बेसिक इन नेचर होगा। डैट मीन्स कि रिएक्शन में जब भी काम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर होगा ही नहीं, इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा। अभी इक्वेशन के बिहाफ पे भी हम लोग देखेंगे। एम्फोटेरिक का मतलब है विच कैन बिहेव लाइक एन एसिड एज वेल एज अ बेस, अगर दोनों की तरीके से वो बिहेव करता है, मतलब एक्ट एज एन एसिड as well as base, तो उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। डेट मीन्स दोनों रिएक्शंस हैं उसके अंदर, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और वो बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर एसिड आ गया उसके कांटेक्ट में, उस मेटल के कांटेक्ट में, तो वो बेस बन जाएगा, और अगर उसके कांटेक्ट में बेस आ गया तो वो अपने आप को एसिड की तरह बिहेव कराना शुरू कर देगा। तो कहने का सेंस ये है कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे मेटल हमारे होते हैं। तो अब मेटल कौन से होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और मेटल ऑक्साइड दो तरीके के फॉर्म होंगे, एक होगा बेसिक ऑक्साइड और एक होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारी कॉमन बात हो गई। ठीक, अब रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और एक हो गया लिथियम। ये तीन हमारे हो गए। ठीक, आप बच्चों ने अगर पीरियोडिक टेबल क्लास 10 के बच्चों ने नहीं देखी है तो देखिएगा कि आपकी टेबल जो बनी हुई होती है बच्चों, ये इस तरीके से होती है। ये बना दिया हमने एस ब्लॉक और ये बना दिया हमने, मतलब इस तरीके से डिवाइड होती है कुछ। ये हमारा एक सेक्शन होता है, ये हमारा एक सेक्शन होता है, ये हमारा एक सेक्शन होता है। तो ये तीन हमारे सेक्शन होते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल, और एक नीचे होता है इस तरीके से। आगे की क्लास में आप फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में, एस पी डी एंड एफ के बारे में, लेकिन अभी मैं इस बात पे फोकस्ड हो रही हूँ, ये वाला ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं बच्चों, एक ये वाला ग्रुप फर्स्ट और एक ये वाला ग्रुप सेकेंड। इन दोनों ग्रुप में हम अलग अलग नाम देते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वाले को एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स, और ये हमारा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। ठीक है, अलग अलग नेम होते हैं। तो हमारा एल्कली मेटल्स का मतलब क्या है, एल्कली का मतलब ये होता है जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये बेसिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, उसे हम एल्कली मेटल्स का नाम दे देते हैं। तो हमारे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है वो एल्कली मेटल्स हैं। तो जब कभी भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड का बिहेव करते हैं। लेकिन इनके बारे में ये बात जानना जरूरी उतना नहीं है जितना कि और कुछ जानना जरूरी है। तो ये मैं बता रही थी कि ये है हमारे एल्कली मेटल्स, लेकिन और भी हैं इसमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है,
सीजियम है, फ्रेंचियम है, वो सारे हमारे इसमें आते हैं। वो कैसे हम अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं बच्चों। अब बात करते हैं कि ये हैं क्या भाई, इनका हमने क्यों नाम लिया, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। इवन इन दी कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इनको बाहर रख दें, मतलब नेचर में रख दें, एयर में रख दें, तो इनकी रिएक्शन बहुत रैंडम होगी, बहुत ही फास्ट होगी। इसीलिए इनको क्या करके रखा जाता है, इनको इनसे बचाया जाता है कि ये रिएक्ट ना करें, क्योंकि अगर हमने इन्हें खुले में रख दिया, बाहर रख दिया, ओपनली इन्हें रख दिया, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट करेंगे और अपने आप ही वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिजर्व कैसे करेंगे, उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इसीलिए इसको अंडर कैरोसिन ऑयल रख देते हैं बच्चों। हमें करानी है ना रिएक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली कराएंगे। ये नहीं है कि हमने बाहर रखा और एकदम वो बर्न आउट होगा और फिर अपने आप में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को अंडर कैरोसिन ऑयल रखना है। जब हम कैरोसिन ऑयल रखेंगे तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैरोसिन ऑयल जो है वो एक लेयर फॉर्म कर देगा बिटवीन दी मेटल। ये हमारा मेटल हो गया और ये हमारी एयर हो गई। एयर में सब चीज़ें आ गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारी चीज़ें आ गई। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगी, इसके कांटेक्ट को खत्म कर देगी। जब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन होगी ही नहीं। इसीलिए हम इन तीन एलिमेंट्स को, जो कि हमारे एल्कली मेटल्स हैं, इसको हम क्या करते हैं, अंडर कैरोसिन ऑयल रखते हैं, जिससे ये प्रोटेक्टिव रहे, विगरस रिएक्शन शो ना करें। बहुत ही हमारे मतलब एक तरीके से विश पर है कि हम इनकी रिएक्शन कब करवाएं और कब नहीं। तो ठीक है, तो उसमें मेटल सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब के सब इनको बचाया जाता है। जैसे कि मॉइस्चर से बचा दो आप, ऑक्सीजन से बचा दो आप, कार्बन डाइऑक्साइड से बचाओ, तो कैरोसिन ऑयल में रख लो। कैरोसिन ऑयल को क्या करेगा, बचा के रखेगा। ठीक, अब मैं बात करती हूँ रिएक्शन के स्टार्ट होने की। ठीक, देखिए कैसे इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले सोडियम की रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो आपने सोडियम ले लिया, मेटल, ऑक्सीजन ले लिया, रिएक्शन करवाई और बना दिया Na2O। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ कि सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी नहीं लर्न है तो 9th क्लास की बुक में सब वैलेंसीज गिवन है, मोनो की, मोनोवैलेंट की, डाईवैलेंट की, ट्राईवैलेंट की, कैटायन एनायन दोनों की गिवन है। आप एक बार बुक खोलिए 9th क्लास की, कोई भी एस चांद है, एस चांद ओपन कर लीजिए, उसमें सब आपको दिखाई देगा कि कैसे मोनोवैलेंट है, कैसे हम डाईवैलेंट की बात करते हैं, कैसे हम ट्राईवैलेंट की बात करते हैं, सबकी बात उसमें गिवन है, इवन कैटायंस की और एनायंस की, दोनों की। तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों को बता रही हूँ, जो 10th 9th में है वो तो याद करेंगे ही करेंगे। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है इसमें, शॉर्ट में बता दिया मैंने। ये बना दिया आपने Na2O, वैलेंसी याद रखना और वैलेंसी इंपॉर्टेंट होंगी। तो रिएक्शन बैलेंस करने का भी इसमें आपको काम दिया जाता है। अब देखिए Na 2 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, यहाँ पे क्या है Na 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2। तो हमें रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये हमारा 2 हो गया, बैलेंस हो गई, लेकिन ये 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लगा दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये तो बैलेंसिंग आपको थोड़ी सी ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब बात ये हो गई कि अगर हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, अगर यही रिएक्शन मैं आगे कंटिन्यू कराऊं, ऐसी पोटेशियम के साथ कराएंगे आप, ऐसी लिथियम के साथ कराएंगे, डन। ठीक, तो अब आपने इस Na2O को ले लिया और वाटर के साथ रिएक्शन कराया। मैंने बोला ना एल्कली मेटल्स हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे अपना एल्कली फॉर्मेशन को शो करेंगे। तो अब आप इसकी रिएक्शन स्टार्ट करवाइए। बेस बनाना है आपको, तो क्या बना दिया जाएगा, NaOH, ये आपका एल्कली बन गया। इसे ही हम एल्कली बोल रहे हैं। ये जब कभी भी कोई हमारा बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट कराता है वाटर के साथ तो वहाँ पर एल्कली फॉर्मेशन होती है, जो कि बेसिक नेचर को शो करता है। ये हमारा बेसिक ऑक्साइड हो गया बच्चों, ये हमने वाटर ले लिया और वाटर के साथ हमने एल्कली फॉर्मेशन करा दी। ये रिएक्शन अंडर कंट्रोल्ड होगी, रिएक्शन ऐसी नहीं होगी। ये रिएक्शन तो आप करवा सकते हैं नो डाउट, लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ये वाली रिएक्शन करवाने के लिए आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। अब दूसरी रिएक्शन K2O वाली हम रिएक्शन करते हैं, क्योंकि अगर आपने इस रिएक्शन को बना लिया होगा अब तक तो पोटेशियम, ऑक्सीजन रिएक्शन करवाई, K2O बन गया। फिर K2O के वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, हमारा क्या बना गया, KOH।
नेक्स्ट बन गया हमारा प्रोडक्ट KOH बन गया, बस ये हमारा एल्कली बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन फर्दर स्टार्ट करनी। अब आप मैग्नीशियम के साथ भी करवाइए। अब मैं इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ कराती हूँ तो देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या होता है Mg + O2 गिव्स MgO। क्यों MgO? क्योंकि इसकी भी 2 वैलेंसी होती है, इसकी भी 2 वैलेंसी होती है, दोनों सेम सेम हो गए, कैंसिल आउट हो गए। MgO जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH की वैलेंसी -1 होती है, इसकी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये हमारा एल्कली बन गया। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बात करेंगे। अभी हमने ये बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करी है। अब बेसिक ऑक्साइड्स की जब फॉर्मेशन करिए तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी तो होने चाहिए। तो हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या बताई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन आपको, कि बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज एन बेस। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो होता है वो हमारा एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्फोटेरिक के बारे में। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कैसे, एल्यूमिनियम ले लिया हमने, ऑक्सीजन ले लिया हमने, क्या बना दिया Al2O3, Al2O3 इस तरीके से, ठीक है। Al2O3 क्यों, एल्यूमिनियम की 3 होती है, इसकी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, रिएक्शन ये वाली फॉर्मेशन होगी। अब मैंने बोला कि ये हमारा बनाया जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब एम्फोटेरिक है तो एक बार एसिड के साथ बिहेव करा के देखो, फिर एक बार बेस के साथ बिहेव करा के देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखिए क्या बनाते हैं, Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब आपको पता है कि हम HCl जो है वो हमारा एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा बेस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो बेस और एसिड जब मिलते हैं तो वहाँ पे क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो इसीलिए ये सब जो भी है यहाँ पर वो सब अपने आप को सॉल्ट की फॉर्मेशन में कर देंगे। तो क्या बना देगा भैया, सॉल्ट बना दिया AlCl3 और प्लस वाटर, वाटर तो बाहर आना ही है, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया। अब ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई जो HCl के साथ है। अब हम बेस के साथ कराएंगे, तो बेस के साथ रिएक्ट कराओ, Al2O3 ले लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लस NaOH ले लो, बेस ले लिया, ठीक। देखिए अब ये बेस है तो इसके कांटेक्ट में आके ये एसिड बन गया। देखो ये बेस है तो ये क्या बन गया, हमारा एसिड बन गया। तो अब हम इसकी रिएक्शन जब आगे करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे NaAlO2 प्लस वाटर, ये हमारा कंपाउंड बनेगा, ये सॉल्ट है और इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये आप याद रखिएगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट है NaAlO2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये सॉल्ट बना दिया जाएगा। ऐसे जिंक के साथ कराओ, जिंक की भी ऐसी रिएक्शन होगी आयरन के भी साथ ऐसी कराना। तो कहने का सेंस ये हमारी बेसिक रिएक्शंस हैं कि हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या समझते हैं। हमारा जिंक का भी एक एग्जाम्पल और एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल लेके आप बात करना, ठीक है, और लर्न करना इसको। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो 2 कंडीशंस होती हैं, एक होता है बेसिक ऑक्साइड और दूसरा हमारा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने जब स्टार्टिंग में बात करी थी तो हमने बेसिक ऑक्साइड्स बनाए थे Na2O करके, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, पोटेशियम ऑक्साइड बनाए थे। ऐसे ही एल्यूमिनियम जब या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे, लेकिन अगर हमने बात करी वो बेसिक ऑक्साइड थे, ये एम्फोटेरिक है। इसका मतलब इसमें दोनों का आपको क्या दिखेगा, इन्वॉल्वमेंट दिखेगा एसिड और बेसिस का, तो दोनों के साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी है इसकी। तो इस तरीके से रिएक्शंस आप फर्दर क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आगे देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी स्टार्ट होते हैं। पहले हमने रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ स्टडी कर ली है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो उसमें हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी। अब हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर पढ़ेंगे।
तो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स का। ठीक है ठीक है, तो अब हम 2-3 बातें यहाँ पे पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है? आई होप सो नॉट। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेती हूँ पेन से। वेट अ मिनट। बहुत ही लाइट है। तो होता क्या है बच्चों, देखिए जब भी मेटल कभी भी रिएक्ट करता है वाटर के संग में, तो उसके अंदर दो चीज़ों की फॉर्मेशन होती है। एक फॉर्मेशन होती है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने की, और दूसरी फॉर्मेशन होती है जस्ट मेटल ऑक्साइड बनाने की। तो हमें दोनों केसेस अलग अलग तरीके से पढ़ने हैं, हम वो लोग देखेंगे कैसे। चलिए, तो पहला केस ये है हमारा कि कोई भी मेटल जो है, ये फर्स्ट केस आएगा, कोई भी मेटल जो है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो कंडीशंस हैं। पहली बात कि वाटर कोल्ड है या हॉट है, दोनों कंडीशंस हैं। कोल्ड है या हॉट है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि मेटल है, वाटर है, और वो स्टीम की फॉर्म में है, क्योंकि स्टीम की फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली टू दी हॉट वाटर। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टीम की फॉर्म है, यहाँ पे जस्ट कोल्ड ले सकते हैं या फिर हॉट ले सकते हैं, दोनों केसेस हम ले सकते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि जब ये वाटर नॉर्मली कह लीजिए आपकी कोल्ड है या हॉट है, तब ये रिएक्शन क्या बनाएगा, तब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी मेटल हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, और प्लस यहाँ से निकल जाएगा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्मेशन में होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों बनेगा मेटल ऑक्साइड, और साथ में रिएक्शन में आएगा बाय प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन हमें ये समझाना चाह रही है कि आपका कोल्ड और हॉट और स्टीम की फॉर्म में होने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात क्या है, अब बात ये है कि अब हम रिएक्शन के बिहाफ पे देखेंगे। जैसे समझ लीजिए पोटेशियम है, आपका सोडियम है, ठीक है, और आपका कैल्शियम है। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड वाटर में भी इनकी रिएक्टिविटी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सोडियम और पोटेशियम के बारे में, ये दो एलिमेंट्स रैंडमली रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के संग में, लेकिन कैल्शियम जो है वो थोड़ा सा रिएक्टिविटी इतनी शो नहीं करेगा जितना सोडियम और पोटेशियम शो कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन को शो करवाएंगे। तो कोल्ड वाटर की रिएक्शन कौन सी दिखाएंगे, ये वाली। तो दिखा दीजिए, हमारा मेटल ये है कि प्लस वाटर हमने ले लिया, हॉट वाटर लेना नहीं है, कोल्ड वाटर में काम चल जाना है, तो नीचे लिख देंगे कोल्ड, और रिएक्शन क्या बना देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो बना देंगे KOH, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन। बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है और बहुत ही फास्ट रिएक्शन को शो करता है। साथ में देखिए जितनी भी ये प्रोसेस चल रही हैं, ये वाली सब जो भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब हीट को इवॉल्व करेंगे। हीट का सिंबल मैंने आपको स्टार्टिंग में कभी बताया है कि हीट का सिंबल डेल्टा के बिहाफ में शो होगा। डेट मीन्स एक ट्राइंगल बना दीजिए, डेट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन टू शो दी हीटिंग साइन। अब ये प्रोसेस जब हीट बाहर निकलती है तो दो चीज़ें होती हैं। देखिए बच्चों, एक होती है प्रोसेस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इवॉल्व, हीट बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व, ठीक है, बाहर निकलती है, तो हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन से हीट बाहर आ रही है। एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एनर्जी देते हैं, एंडोथर्मिक, इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है पहले,
इसमें एनर्जी दी जाती है, एनर्जी को प्रोवाइड कराया जाता है। तो एक प्रोसेस ये है जिसमें कि रिएक्शन हुई और उसमें हीट भी साथ साथ निकली, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह देते हैं। और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हीट हमने दी है। अगर हीटिंग का साइन रिएक्टेंट की साइड आता है तो आपने हीटिंग दी है, और अगर हीटिंग का साइन यहाँ पर बाहर की साइड में आता है, प्रोडक्ट में साइड में आता है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इतनी विग्रस है कि रिएक्शन में हीट तो निकलेगी ही निकलेगी। दूसरी बात, अब प्रोसेस क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों एक तरीके से लाइट एक्सप्लोजन करती है, मैं कह रही हूँ एक लिटिल एक्सप्लोजन करती है, वो इसलिए, उसका रीज़न भी समझ लेते हैं। जब हीट निकली, उस हीट ने क्या करा, इसको बर्न आउट करा। KOH को बर्न आउट करेगा मतलब पोटेशियम को तो बर्न आउट करेगा ही करेगा, ऐसे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया और उस बीकर में आपने पोटेशियम का थोड़ा सा पीस डाल दिया, छोटा सा पीस वाटर के अंदर है, तो क्या होगा, यहाँ से हीट निकलेगी, और ये हीट जो है, ये वाली हीट, यहाँ से हाइड्रोजन बबल्स निकले, ये हाइड्रोजन बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे। तो ये जो हाइड्रोजन बबल्स निकले और इसमें से जो हीट इवॉल्व हुई, इस हीट ने हाइड्रोजन को भी बर्न आउट करा, और पोटेशियम जो उसमें पड़ा हुआ था उसको भी बर्न आउट करा और KOH की फॉर्मेशन करा दी। कहने का मतलब ये है कि अगर हीट जो निकली उसने हाइड्रोजन को जब बर्न आउट किया, तो वही हमारा लिटिल एक्सप्लोजन कहलाता है, या एक कह लीजिए कि एक स्मॉल एक्सप्लोजन कहलाता है, क्योंकि पीस ही बहुत छोटा लेना है। अगर हमने ज़्यादा पीस ले लिया तो वो रिएक्शन और विग्रस हो जाएगी। इसलिए ये अंडर गाइडेंस होता है टीचर्स की प्रेजेंस में कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये नहीं है बहुत ज़्यादा अब एक बिग पीस ले लेंगे और उससे हम काम कराएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटा सा माइन्यूट सा थिन पीस लिया जाएगा और रिएक्शन को शो कराने के लिए ये प्रोसेस कराया जाता है। वैसे भी 11th-12th के बच्चों को दिखाया जाएगा, 10th क्लास के बच्चों को दूर से दिखा दिया जाता है कि दूर से देखो कि भाई हाँ ये इस तरीके से शो हो रहा है, क्योंकि इसमें एक तरीके से ये डेंजरस है। दूसरी बात, अब मैंने सोडियम के बारे में बात अभी नहीं की है, मैंने पोटेशियम के बारे में बात करी है। तो अब हम पोटेशियम को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे। अब पोटेशियम क्या है कि यहाँ पर इसने रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ करानी है, तो हमारा प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा, आपका NaOH, और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व हुई और प्लस हमारी हीट इवॉल्व हुई। हीट तो निकलने के लिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा विग्रस है ये। तो ये प्रोसेस जब हुआ तो हीट इसने हाइड्रोजन को क्या करा, बर्न आउट करा और लिटिल एक्सप्लोजन क्रिएट करा। तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा संभाल के हमें इस प्रोसेस को कराना है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको भी देगा और जो साथ में आपके बच्चे हैं, डैट मीन्स आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी दे सकता है। तो बहुत ही ध्यान से इस प्रोसेस को हमें कराना है, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में, क्योंकि 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो 3 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमने इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, अब कैल्शियम की बात होगी। देखिए कैल्शियम की जब बात होगी तो ये रिएक्शन इतनी विग्रस नहीं होगी कंपैरेटिवली टू दी फर्स्ट एंड सेकंड वन। तो अब हमने बोला कि ऐसे तो आप इसको रिएक्शन को करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे भाई, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हमने बनाया CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन निकल गई बाहर, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन देखो होती है सोडियम वाटर की, तो वहाँ पे एक हिसिंग साउंड होता है, ऐसा लगता है जैसे स्नेक जो है ऐसे करके, स्नेक जो है वो अपना साउंड प्रोड्यूस करे, ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा, ध्यान से सुनेंगे तो। कैल्शियम के केस में ये साउंड बहुत ही एक तरीके से ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं है, अगर आप इसको इस तरीके से समझे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली सुनाई देगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो हिसिंग साउंड होता है, डैट मीन्स की स्नेक साउंड हम लोग कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको शो करानी है विद कोल्ड वाटर, ये सब कोल्ड वाटर के साथ है, ठीक है। यहाँ पे भी कोल्ड है, यहाँ पे भी कोल्ड है, सबके साथ कोल्ड वाटर की बात चल रही है। अब हम बात उनकी करेंगे जिसमें हम स्टीम की बात करना चाहते हैं। हम स्टीम की बात कर रहे हैं जिसमें हम कुछ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एक एलिमेंट के बारे में बात करती हूँ, जैसे मैग्नीशियम के बारे में बात करती हूँ। मैग्नीशियम हमारा इसके बाद नेक्स्ट है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। तो यहाँ पर अब हम स्टीम की बात करते हैं, इसके बारे में आपने याद कर लो। इसके में 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, दैट्स ऑल। बस इसकी रिएक्शन यहाँ पे शो करा देना। बाकी इन एलिमेंट्स के लिए मैं आपको बाद में भी बताती हूँ कि ये कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, थोड़ा सा रैपिडली भी करेगा। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम ले लिया, अब इसकी रिएक्शन चलेगी वाटर के संग और ये वाटर होगा स्टीम की फॉर्म में।
जब स्टीम आ जाएगा वर्ड तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, MgO और यहाँ पे हाइड्रोजन रिवॉल्व हो गया। Mg की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो कैंसिल आउट हो गई और कैंसिल आउट होकर MgO उसने फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगी बात। अब क्या है कि यहाँ बात जितनी भी चलेंगी, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन यहाँ मेंशन कर देती हूँ, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये जो हैं ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये एलिमेंट्स जो हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये कभी भी आपके कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इन्हें हमेशा स्टीम की फॉर्म ही चाहिए, स्टीम की फॉर्म में ही ये रिएक्टिविटी अपनी शो कराते हैं। तो अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा स्टीम की फॉर्म में तो वहाँ पर Al2O3 बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। ध्यान रखिएगा बच्चों ये बात, ठीक है। ऐसे ही आयरन की साथ में जब वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा कि वहाँ पे Fe2O3 फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन वहाँ से इवॉल्व होगी। तो जिंक के साथ भी यही केस हो गया। अब जिंक के साथ भी आप देखो तो ZnO बनाएगा, Zn प्लस H2O गिव्स आउट क्या होगा, हाइड्रोजन। रिएक्शन में मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे एक और, Zn प्लस वाटर हो गया, तो Zn प्लस वाटर के साथ क्या बनाएगा, ZnO और हाइड्रोजन बाहर इवॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन ये सभी रिएक्शन स्टीम की फॉर्म में ही होंगी, इनके में कोल्ड और हॉट वाटर अप्लाइड नहीं होगा, ये रिएक्शन को शो ही नहीं करेंगे। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे एक केस हम और ले लेते हैं जिसका नाम है Fe के लिए, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने Fe का केस ले लिया तो Fe के केस में हमने Fe लिया मेटल और वाटर ले लिया और वाटर से यहाँ से हमने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम होता है Fe3O4 और हाइड्रोजन रिलीज होता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, एक हमारी दो वैलेंसी रखती हैं Fe में, एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3, दो होती है ना, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑक्साइड से प्रेजेंट्स हैं हमारे। कैसे प्रेजेंट है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने अगर इसका लिया तो Fe2O3 ले लिया और एक हमने ले लिया FeO। ठीक, सही है, इसकी भी इसकी 2 वैलेंसी होगी, इसकी भी 2 वैलेंसी होगी। ये Fe+2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर ये Fe+3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों को कंबाइन करो तो क्या होगा, Fe3O4, ये आ गया। तो ये दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स +2 +3 दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए आप इसको आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, आयरन सेकंड और थर्ड ऑक्साइड, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें ये बता रहे हैं कि इसके अंदर दोनों वैलेंसी प्रेजेंट है, अकेला इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आयरन वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टीम तो रिएक्शन यहाँ पे ये होती है। तो हम इस बातों को समझ चुके कि कैसे कैसे इन चीज़ों को याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, ये Fe3O4 दोनों को एग्जिस्ट करता है अपने में। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये तो हो गई हमारी रिएक्शन के बारे में। अब रिएक्टिविटी सीरीज भी इसमें एक होती है कि कौन सबसे पहले, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, सोडियम है, पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है ना, ऐसे तो बताया, पहले सोडियम पोटेशियम और फिर आपका कैल्शियम, या पोटेशियम सोडियम और फिर कैल्शियम आप लिख सकते हैं। दोनों की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है कैल्शियम की कंपैरेटिवली, लेकिन इस केस में भी रिएक्टिविटी है बच्चों। अब कैसे रिएक्टिविटी है वो मैं ज़रा आपको समझाती हूँ। जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये आपको याद रखना है। मैग्नीशियम हो गया, इसकी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम हो गया, फिर जिंक हो गया और फिर आयरन हो गया, ये आप रिएक्टिविटी याद रखेंगे। वाटर जब स्टीम की फॉर्म में इनके साथ रिएक्ट करेगा तब भी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से ये अपने आप को वर्क कराएंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम अपने आप को बर्न कराएगा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम करवाएगा, फिर उसके बाद जिंक करवाएगा, देन एट लास्ट में हमारा आयरन होगा। तो ये सेपरेशन नहीं हो गया। अगर मान लीजिए एक ही जगह आपने सारे एलिमेंट्स रख दिए, अपने सारे मेटल्स रख दिए और आप इनको सेपरेट आउट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, तो भाई क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीशियम निकलेगा वहाँ से एज अ फॉर्म ऑफ MgO, फिर वहाँ से Al निकलेगा Al2O3 की फॉर्म में, फिर वहाँ से ZnO निकलेगा, फिर वहाँ
से Fe3O4 निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें अलग अलग तरीके से ये मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर हम ये बात सीख सकते हैं कि जो भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी कभी कभी आ जाता है, तो हम इस बात को बहुत ही दिमाग में रख के चलें। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे लेड है, कॉपर है, पीबी हो गया, लेड कहते हैं जैसे, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, AgAu है ना, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये वाटर चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम हो, ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते। कहते हैं हटो भाई, हम तो किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए नहीं है, हम तो बस अपने में मस्त हैं। ना हम पे स्टीम का फ़र्क पड़ने वाला है, ना हमारे ऊपर कोल्ड वाटर का असर पड़ने वाला है, ना ही हमारे पास हॉट वाटर का असर पड़ने वाला है, कुछ नहीं है। जाओ भाई, हम तो पूरी तरीके से साधु संत हैं। तो ये यहाँ पर बात ये हो गई कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे कोल्ड होगा, हॉट होगा या स्टीम की फॉर्म में होगा। तो ये चीज़ हमने बात समझ ली कि ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं इसको फाइंड आउट किया है। आई थिंक ये आपको पता होगा, ठीक है, या नहीं पता होगा तो अब तो पता चल गया। बाकी आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप राइटिंग फॉर्म में जब लिखते हैं तो राइटिंग फॉर्म में ज़्यादा आपको क्या होता है समझ में आता है, और इससे चीज़ें इतनी आसान हो जाती है कि अच्छा मैंने ये इस लाइन को इस ऐसे अंडरलाइन करा था, तो एकदम रिकॉल होता है वो चीज़, तो फिर वो समझ में आ जाता है इजीली कि हाँ नहीं मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक हुई थी। कभी कभी ऐसे एकदम क्लिक कर जाता है माइंड में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, समझना होगा, ठीक। इसको एक बार चेक कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराती हूँ। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हमारा थर्ड पॉइंट अब आ रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। तो हम थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब आप जानते होंगे, डाइल्यूट का मतलब होता है कि पानी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, और उसमें एसिड की अमाउंट जो है वो हमने कम से कम रखा हुआ है, तो डाइल्यूट एसिड का ये सेंस होता है। तो अब हमें ये सीखना है कि कभी भी कोई मेटल जब कभी किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन क्या होती है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेटल जो है, एक जनरल रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि मेटल है, ये एसिड है, डाइल्यूट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई भी मेटल सॉल्ट बनाएगा, जो भी होगा मेटल सॉल्ट बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे हमने बात बोल दी कि मेटल जब कभी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। अब ये बात हमें समझनी है कि सारे मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिएक्शन को शो ही नहीं करते हैं। तो अभी हम जो नॉर्मल बात कर रहे हैं वो हम सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं। तो सोडियम हमारे सामने आ गया और हमने HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। भाई आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सब जितने भी हम एसिड्स ले रहे हैं वो सारे एसिड्स हमारे डाइल्यूटेड हैं, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा एसिड नहीं है जो कि हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, डैट मीन्स कंसनट्रेटेड ले रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, मेटल सॉल्ट में NaCl बन जाएगा और रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। इसमें आपको बैलेंसिंग करनी होगी। जब ये आप रिएक्शन नोट डाउन कर देंगे या आप लिख लेंगे, इसका प्रोडक्ट बना देंगे, तो बच्चों आपको उसको बैलेंस भी करना होता है, ठीक है। तो 10th क्लास के बच्चों को थोड़ा सी छोटी मोटी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, क्योंकि वो बैलेंसिंग करना सीख जाते हैं और यहाँ पे ईजी होता है, कोई इतनी टफ रिएक्शंस नहीं है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। ये सोडियम के साथ रिएक्शन हो गई, सोडियम के साथ यू नो डैट की वेरी विग्रस रिएक्शन होगी। और यहाँ विग्रस रिएक्शन का सेंस ये है कि रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। डैट मीन्स कि जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा कम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। विग्रस का सेंस एक्चुअली में यही है कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन जब होती है तो हम उसे विग्रसली बोलते हैं कि रिएक्शन बहुत ही स्पीड से आगे के लिए बढ़ रही है, ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम की मैं बात करती हूँ, मैग्नीशियम के लिए भी ये केस हो सकता है, थोड़ा कम है इससे। तो HCl के साथ जब ये रिएक्शन कराता है तो बनाता है MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाता है। अब जो बात है, अब हम जो एल्यूमिनियम ले रहे हैं ये एक्चुअली एल्यूमिनियम की फॉर्म में नहीं है, याद रखिए। ऐसा क्यों? देखिए, कभी भी एल्यूमिनियम
एयर के कांटेक्ट में होने से अपने आप को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज होने से बदल तो सकता नहीं, वो तो होगा ही होगा। तो आप ये समझिए कि हमने यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए, फॉर आर कन्वीनियंस, वी आर जस्ट राइटिंग हियर एल्यूमिनियम, अदरवाइज इट इज़ अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ Al2O3, इस फॉर्म में होगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर अगर वो नेचर के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहली लेयर जो होगी, सपोज कर लीजिए ये मेटल है एल्यूमिनियम का, और इसकी जो फर्स्ट लेयर बनी हुई होगी वो फर्स्ट लेयर आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होगी, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अब क्या करा आपने, HCl में इसे डाल दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। ध्यान रखिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट हम कन्वीनियंस के लिए ये रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जैसे HCl के साथ में आएगा, इसकी पहली लेयर HCl के कांटेक्ट में आके Al2O3 रिमूव्ड हो जाएगी, ये हट जाएगी यहाँ से। ये वाली लेयर जो हमने बनाई है Al2O3 की, ये लेयर यहाँ से रिमूव्ड आउट हो जाएगी HCl के कॉन्टैक्ट में आने से। जैसे ही ये लेयर हटेगी, उसके नीचे की जो लेयर्स हैं वो HCl के साथ अब रिएक्ट करेंगी और वहाँ पे क्या बना देगी, AlCl3, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ध्यान रखिए प्रोटेक्टिव लेयर होती है एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जब HCl के कांटेक्ट में वो आता है तो HCl उसके फर्स्ट लेयर को रिमूव्ड आउट कर देता है और उसकी जो नेक्स्ट वाली लेयर होती है, ठीक है, उस लेयर के कॉन्टैक्ट के आने से वो AlCl3 फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास और भी रिएक्शन है, जैसे जिंक है, आयरन है, उनके साथ भी हम रिएक्शन को शो करवाएंगे बच्चों। तो आप किसी के साथ जो भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, अभी मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आप ये भूल जाएंगे कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सब आपको याद होना चाहिए इस केस में। तो जिंक के साथ जब HCl रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम डिट्टो आयरन के साथ भी रिएक्शन होगी, और आयरन जो है वो वहाँ यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बनाएगा, Fe रिएक्शन में आ गया HCl के साथ में, और यहाँ पे बना दिया इसने FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। आप इसके ऑर्डर को चेक करिए, मैंने इसके सीक्वेंस को इसी वे में लिखा है जो कि मोर रिएक्टिव है। अगर सोडियम लिखा है तो मैग्नीशियम से रिएक्टिव है, अगर एल्यूमिनियम इसके बाद लिखा है तो मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, फिर एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, फिर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। कॉपर इसके बाद में है, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, या आपको ओरली बता देती हूँ कि जब भी कभी HCl के साथ, ये सब डाइल्यूट एसिड है, इनके साथ नो रिएक्शन होगी कॉपर की, ठीक है। तो कॉपर जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो वहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा आ जाएगा कि नो रिएक्शन, वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आने पर कॉपर के साथ में, नो रिएक्शन एट ऑल। तो ये हम सब चीज़ें क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि ये बात ये हो गई। अब देखिए डाइल्यूट एसिड तो और भी हो सकते हैं ना, H2SO4 भी हो सकता है, उसके साथ भी जस्ट लाइक डैट रिएक्शन अगर होगी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो मेटल क्लोराइड्स बनाएंगे, यहाँ पे मैंने मेटल सॉल्ट लिखा है, यहाँ पे मेटल क्लोराइड्स बनाएंगे, वहाँ पे मेटल सल्फेट बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे सल्फर SO4 वहाँ पे रिलीज होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ HNO3 की, तो HNO3 के केस में ऐसा नहीं होगा। अब ये याद रखने वाली बात है, ये सारी रिएक्शन आप H2SO4 के साथ भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बच्चों ना बहुत ही स्लो और एक तरीके से बहुत ही डीपली आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, जिससे कि आप जब भी चैप्टर की स्टडी करोगे अच्छे से तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये चीज़ मेरी छूटी है या ये चीज़ छूटी है, सब मैंने उसमें कवर करवाया है। आप बस ध्यान से इसे पढ़ते चले जाइएगा और देखते चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, वो सब आपको एकदम याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी देखिए डाइल्यूट एसिड्स, तो हमारे एसिड्स तो बहुत है ना जो हम हमारे लिए नोन है, जैसे HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया हमारा, ठीक है, HNO3 हो गया, ये सब हमारे लिए अच्छे एसिड्स माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बात हो गई कि ये दोनों तो भाई दिखा देते हैं, ये रिएक्शन तो दिखा देते हैं, मेटल एसिड्स के साथ मेटल सॉल्ट्स बना देगा, लेकिन HNO3 के साथ में ये बात नहीं चलेगी। अगर मैं मेटल के साथ में, कोई भी मेटल है और वहाँ पे मैं डाइल्यूट ये HNO3 ले रही हूँ, तो वहाँ पर H2 बनेगा ही नहीं, हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होगी, वहाँ पे बच्चों वाटर रिलीज होगा, ध्यान रखिए। और नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो उस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पर कोई ना कोई कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बनेंगे, जैसे कि N2O बन गया, जैसे NO2 बन गया,
ठीक है, या फिर NO बन गया, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो भी हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का है वो ज़रूर वहाँ पे फॉर्म होगा। तो बात ये हो गई कि भाई ऐसा है कि वाटर तो बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी, ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है क्योंकि HNO3 एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन करवाने वाला। ठीक है, रिडक्शन यू नो डैट क्या होता है? रिडक्शन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि हम इसको इस तरीके से कैसे अंडरस्टूड करें कि ये रिएक्शन जब भी अकर होगी तो वहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है, अपने माइंड में सेट कर लेनी है। ये दोनों रिएक्शन तो सेम डिट्टो दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड नहीं होगी। ये बात आप याद रखेंगे। डिफरेंस यही है दोनों में और कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में जो कि हमने नॉर्मली बात कर ली। तो ये हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड हो गई। अब कुछ ऐसी रिएक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही डाइल्यूट एसिड है लेकिन फिर भी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, हमारा मैग्नीशियम और मैग्नीज मैं ओरली आपको समझाती हूँ। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों में डिफरेंस क्या है? एक Mg है और एक है मैग्नीज Mn। जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, ये दोनों HNO3 ये रिएक्ट कर जाते हैं। ये दोनों ऐसे हैं कि ये बहुत ही डाइल्यूट एसिड के साथ भी अपने आप को रिएक्शन में दिखाई करवाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होगी। यहाँ पे दोनों में एक्सेप्शन केसेस आ गए कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या बनेगा? फर्स्ट वाले में बनेगा Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारी। दूसरी रिएक्शन जो है वो बनाएगी हमारी सेम Mn NO3 का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आप ध्यान रखिए, ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि आपको शो करेगी कि हाँ भाई डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन शो हो सकती है। HNO3 के साथ में रिएक्शन जो होगी वो कभी ऐसा नहीं होना कि वहाँ पे हाइड्रोजन बने। वहाँ पे हमेशा आपको क्या बनाना है? वाटर बनाना है। ये N2O जो मैंने आपको बताया था क्या होती है? लाफिंग गैस होती है। ठीक है, लाफिंग गैस की फॉर्मेशन होती है। जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये अपने आप में एसिडिक कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन इसलिए बता दी कि ये मैग्नीशियम और मैग्नीज वाली जो रिएक्शंस हैं वो अपने आप में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाती है। ये डाइल्यूट एसिड, बहुत ही डाइल्यूट एसिड के साथ भी ये रिएक्शन को शो करवा सकते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत ही अच्छे से करा सकते हैं क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और जब भी कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है हाइड्रोजन को। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, है ना, वाटर फॉर्म करवाने के लिए। तो याद हमें ये रखना है कि HNO3 की रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी। ठीक, ओके, डन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें। यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है या देखना है तो एक बार आप देख सकते हैं। बाकी मैं फिर रब करती हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स के बाद में। इसके बाद एक टर्म आता है बच्चों जिसका नाम है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टर्म कह सकते हैं। क्या चीज़ है ये एक्वारीजिया, वो समझ लेते हैं। मैं बहुत ही आपको स्लो मोशन में करा रही हूँ जिससे हर स्टेप आपका बहुत अच्छे से तैयार हो, कोई प्रॉब्लम आपको आए ना। जब भी आप इसको देखें, वीडियो को देखें, तो आपको कोई ज़रूरत ना पड़े बुक को ओपन करने की। इस तरीके से मैं आपको ये सब चीज़ें नोट डाउन करवा रही हूँ और बता रही हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे ही चलेंगे लेकिन बहुत ही ढंग से चलेंगे, बहुत ही आराम से चलेंगे जिससे हर टॉपिक आपका बहुत ही क्लियर हो जाए। तो क्या होता है एक्वारीजिया, किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है बच्चों? एक होता है इसमें कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड का मतलब आप लोग जानते ही हैं
कि कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कि कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि जिसमें वाटर कम होगा और उसका अमाउंट जो कि हम डिज़ोल्व करा रहे हैं वो ज़्यादा होगा। तो हमारा 3 पार्ट ये होता है, 1 पार्ट ये होता है। तो ये 1:3 का रेशियो होता है कि अगर आप 1 पार्ट HNO3 का डिज़ोल्व करा रहे हैं और 3 पार्ट आप कंसनट्रेटेड HCl का डिज़ोल्व करा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग एक्वारेसिया का नाम देते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है, एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है एक्वारेसिया, जो कि प्लैटिनम को भी डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है, प्लैटिनम को भी डिज़ोल्व करवा देगा, गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर देगा, सिल्वर को भी डिज़ोल्व करवा देगा। अगर इंडिविजुअली बात करें तो कंसनट्रेटेड HNO3 नहीं कर सकता, कंसनट्रेटेड HCl नहीं कर सकता, लेकिन जब दोनों को इस कंसनट्रेशन में लिया जाता है तो वहाँ पर एक टर्म बनाया जाएगा जिसका नाम होगा एक्वारेसिया, और ये इतना ज़्यादा हाईली कोरोसिव होगा कि ये डिज़ोल्व करवा देगा, बहुत ही इन एलिमेंट्स को भी डिज़ोल्व करा देगा। आप ये सोच लीजिए, गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिज़ोल्व कराने की ये एबिलिटी रखता है। तो इस तरीके से अगर हम बात बोलें कि ये टर्म क्या है, तो इस टर्म का मीनिंग सीधा सीधा सा ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई एक्वारेसिया की, ये तो एक नॉर्मल टर्म है। अब हमने जितनी भी बातें पहले की थी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही थी जिसका नाम था रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। हमने ये भी बात पढ़ी थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सो वी हैव अ सीरीज ऑफ दिस वन। तो रिएक्टिविटी या एक्टिविटी बोल सकते हैं आप, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स या फिर एक्टिविटी ऑफ अ मेटल्स। ये मेटल सीरीज की एक तरीके से मैं आपको शो करवा दूंगी कि कैसे कैसे इसमें होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक। अब इनमें आप इस तरीके से सीक्वेंस में याद करेंगे कि आपको कोई, या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आयरन, टिन और लेड, ये Fe, Sn और Pb, इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, ये हाइड्रोजन आ गया। मैंने इसे क्यों ब्रैकेट में लिखा है मैं अभी इसको आपको समझाऊंगी। ये हमारे टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए जो हाइड्रोजन से ऊपर है। ये टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है। उसके बाद कॉपर, मरकरी, ये सब आते हैं। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और Au है, मतलब गोल्ड है, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हमारे हाइड्रोजन के बाद आते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 14 एलिमेंट्स, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरीके से सीरीज होगी, इस वे में जाएगी। डेट मीन्स डाउन, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज होती जाएगी डाउन। तो अब बात ये हो गई कि हमने यहाँ पे मेटल्स की बात करी है बच्चों, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, बट वी नो दैट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बिहेव लाइक अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल। तो हम ये बात बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर हाइड्रोजन एक मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेटल्स का जो वर्क होता है, मेटल्स का मतलब होता है कि लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर अ चार्ज ऑफ, किसका एक्वायर करते हैं ये लोग, एक्वायर द चार्ज ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं जब ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हाइड्रोजन भी इस तरीके से बिहेव करता है और हाइड्रोजन H+ आयन बना देता है। तो दैट मीन्स कि ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट हाइड्रोजन इन दिस सीरीज, दैट मीन्स द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सीरीज बिहेव लाइक अ मेटल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि नॉन मेटल की तरह। अगर ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता तो ये माइनस का साइन गेन करता और यहाँ पे हम हाइड्राइड बोल देते इसको। तो हाइड्राइड और हाइड्रोजन आयन में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जब H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है तो बिहेव लाइक अ मेटल, एंड H नेगेटिव जब प्रेजेंट होता है तो बिहेव लाइक अ नॉन मेटल। इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हमारे हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सब हाई रिएक्टिविटी को शो करेंगे, या आप कह सकते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। इतनी सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट मानना है। तो आपने क्या करा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोटेशियम है तो सोडियम को रिप्लेस कर देगा, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब पोटेशियम जो है वो सबको रिप्लेस कर देगा, सीधी सी बात है। और गोल्ड जो है वो किसी को रिप्लेस करने की एबिलिटी नहीं रखता है, वो अपने आप में एक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है, वो बैठा रहेगा चुपचाप, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तभी वो नेचर में एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी
रिएक्शन। अब बात क्या है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स जो लाइन में सीक्वेंस में बनाए गए, इसी सीक्वेंस में आपको इसे लर्न करना है, क्योंकि रिएक्टिविटी यही है, आप ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की जो भी रिएक्शंस होंगी उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, जो ऊपर बैठा है वो नीचे वालों को रिप्लेस कर देगा, वहाँ से डिस्प्लेस करवा देगा। सीधी सिंपल सी बात ये है। ये सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर गोल्ड को रिप्लेस कर देगा, आप ये बोल सकते हैं सिल्वर गोल्ड को रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ जितने भी हाइड्रोजन वाले हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, वो आप ये रेफरेंस मानिए कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं। सीधी सी बात हमने यहाँ पे ये सीख ली, ठीक है। अब बात हमारी क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, ये हमारा 4th टॉपिक होगा बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आप खुद ही नोट करेंगे। तो हम रिएक्शन, ये 4th पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंडेंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन पे। चलिए सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, एक मैंने इक्वेशन सपोज ले लिया। अब इसमें रेफरेंस आप अपना हिसाब से देखिए कैसे करना है। जैसे मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, ये हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, और जिंक के साथ इसकी रिएक्टिविटी कराई। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखेंगे तो जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कहेगा कि जब मैं यहाँ पे तुम ज़्यादा रिएक्टिव हो तो तुम कैसे रह सकते हो भाई। तुम सॉल्ट सॉल्यूशन में बनी, तो भले ही तुमने सॉल्ट बना दिया है, तुमने सॉल्ट फॉर्मेशन कर दिए, नो प्रॉब्लम, बट मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं तुम्हें डिस्प्लेस कर दूंगा। और इस कॉपर को ये यहाँ से हटाता है और जिंक सल्फेट बनाकर यहाँ पर आ जाता है आपका कॉपर अलग। इन रिएक्शन में ये नहीं करना है कि इसको डिस्प्लेस कराया उसको डिस्प्लेस कराया, इसमें आपको ये बात करनी है कि ये भाई क्या बनेगा, कैसा बनेगा, क्या फॉर्मेशन होगी, क्या कलर आएगा, ये बात करनी है। जैसे कि ये एक तरीके का ब्लू सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है, जिसे आप ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियोल कहते हैं। तो ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। ये थोड़ा सा वाइट सिल्वरी कलर का होता है जिंक जो होता है। एक तरीके से आपको जिंक में जैसे सिल्वर की तरह अपीयरेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, सिल्वरी आपको वाइट नज़र आएगा। तो ये सिल्वरी वाइट हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा हल्का सा इसमें सिल्वर कलर शो होता है और वाइट भी होता है, चमक इसमें होगी क्योंकि मेटल्स हैं तो लक्षरस तो होंगे ही होंगे। और ZnSO4 जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है, कलरलेस सॉल्यूशन आ गया ये, और ये कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है, ये हमें पता ही है। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हेन ब्लू सॉल्यूशन कंबाइंड विद सिल्वरी वाइट सब्सटेंस, है ना, तो इट गिव्स अ कलरलेस सॉल्यूशन विद अ रेड ब्राउन सब्सटेंस। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म्ड हो सकते हैं। या कि ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म रिएक्ट हुआ सिल्वरी वाइट से, ए हुआ, बी हुआ, तो बताओ सी और डी क्या होगा। तो ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, और रिएक्शन में बता दिया कि हो सी और डी क्या होगा। तो आपको वो रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसके क्या लिखने पड़ेंगे, उसके आपको कलर्स मेंशन भी करने पड़ेंगे। तो ये तरीका इस तरीके से है कि आप एक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करिए सबसे पहले, उसके बाद इनके कलर्स को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि कलर्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, मैं आपको लेके चलती हूँ कॉपर सल्फेट का ही, और जिसमें आपने Fe ले लिया है। तो Fe भी कॉपर से ऊपर बैठा हुआ है भाई, तो ये क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। अब आपने क्या करा है, आपको ये पता है कि भाई कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है, ग्रे कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो होगा क्या, अब यहाँ पे ये जो सब्सटेंस बना ये आता है ग्रीनिश सॉल्यूशन, इसको याद रखिए। ये एक तरीके से क्या होता है, ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है, और रेड ब्राउन कलर का आपको ये तो मिल नहीं जाना है। तो रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई इसमें फॉर्म क्या चीज़ हो रही है और वो किस कलर को शो कराने की एबिलिटी रखता है। दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दीज इक्वेशंस। तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेस कराओ उसको, लेकिन उसके साथ उसके कलर्स को भी ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेती हूँ, एक है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे ही नोट कर लेते हैं, AgNO3 का। अब AgNO3 में आपने कॉपर को डिस्प्ले रख दिया। अब देखिए रिएक्शन उल्टी हो गई, यहाँ पे कॉपर जो है वो
Ag से ऊपर होता है, तो Ag डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो हमारा है ये कलरलेस सॉल्यूशन है, ये कलरलेस है भाई। अब CuNO3 फॉर्मेशन हो गई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तो अब बताइए क्या बनेगा CuNO3 का, एक्सक्यूज मी, चीक पे चीक आई जा रही है, बताओ, प्लस Ag। ठीक है, ये कलरलेस है, ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया आपका। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया बच्चों? रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, और ये जो कलर बनेगा ये आपका बनेगा ब्लू कलर का, क्योंकि हमें पता है कॉपर जहाँ प्रेजेंट है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। तो ये ब्लू कलर हो गया, ये हमारा रेड ब्राउन कलर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप बोले कि हाँ भाई हमने ये चीज़ रिएक्शन इस वे में कराई है, तो हमें बात ये याद रखनी पड़ेगी कि कैसे हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड आउट होगी। इनमें रिएक्शन को डिस्प्लेस कराना उतना ही ज़रूरी है जितने इनके कलर्स को भी याद रखना। अगर आपने कलर्स इनके याद नहीं रखे तो रिएक्शन में जो भी रिएक्शन आप करेंगे उसमें किसी भी वे में उसको पूछ लिया जाता है, चाहे वो एक लैंग्वेज बना के पूछ लें या पैराग्राफ बना के पूछ लें, जैसे भी उनका मन करेगा वैसे क्वेश्चंस को वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है वो आप थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज से याद रखिए। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन किस पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, तो रिएक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंटली वहाँ पे इसी बिहाफ पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद में धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आप आराम से इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रीड आउट करें बढ़िया तरीके से। अब ये हमारी 5th होगी। ठीक है, 5th हमारी होगी मेटल्स की क्लोरीन के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। तो ये रिएक्शन हो गई, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में देखिए, क्लोरीन के साथ में जब भी रिएक्शन होगी तो क्लोरीन अपने आप में बहुत ही अच्छा एक तरीके से नॉन मेटल की तरह बिहेव करने वाला है। और मेटल्स की बात चल रही है तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर सॉल्ट बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर सी बात है, ये मेटल है और ये यहाँ है हमारा नॉन मेटल है। अगर मैं बहुत ही सिंपल रिएक्शन देखूँ, बहुत ही सिंपल, तो बस ले लो, एक ले लो सोडियम ले लो, क्लोरीन ले लो और बना दो वहाँ पे NaCl, सॉल्ट बन गया। ठीक, बैलेंस कर दो के बाद में, वो तो तुम्हारी अलग सिचुएशन है। NaCl ये हो गया, ये बैलेंस हो गई। बैलेंस करना भी फटाफट फटाफट आना चाहिए, सॉल्ट बन गया। अब बात क्या स्टार्ट हुई, कैसे हुई, वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हमें समझना है। देखो क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया भाई। ये एक तरीके से आयनिक क्लोराइड है। व्हाई आई एम सेइंग इट इज आयनिक क्लोराइड? Because ionic means having a positive and negative character both. That means one substance behave like a metal and another substance behave like a non-metal. That is considered to be the ionic. अब यहाँ पर क्लोराइड है तो उसे आयनिक क्लोराइड कह दिया भाई। Na पॉजिटिव है और साथ में Cl नेगेटिव है तो वही आयनिक ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक क्लोराइड्स होते हैं, या ये जो फॉर्मेशन होती है आयनिक कंपाउंड्स की, इसके बिहेवियर्स क्या होते हैं, मैं वो बात करना चाह रही हूँ। NaCl है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा भाई। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों उसको बांध के रखेंगे, अच्छे से क्लोज करके रखेंगे, तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहला केस ये तो हो गया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है ना भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसे हम आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। अपने आप में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, स्टेबल स्टेट में रहेंगे, बहुत ही स्टेबल स्टेट में रहने वाले कंपाउंड्स ये होंगे। दूसरी बात, एक और पॉइंट ले लेके चलते हैं हम लोग कि ये नॉन वोलाटाइल होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल which changes state at room temperature, that is considered to be the volatile. Water is volatile, but
इट इज़ नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल होंगे, अपनी स्टेट को चेंज करने में एबिलिटी नहीं रखेंगे जब तक इनको ओपन नहीं करा जाएगा। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली सभी की, आयनिक क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, NaCl की खाली बात नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी आयनिक क्लोराइड्स हैं हमारे, या जितने भी हमारे ये सॉल्ट्स फॉर्मेशन की होती है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, उनकी ये पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखाई देती है बच्चों। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये 3 कैरेक्टर्स तो हमें दिखाई देने ही लगे कि भाई इस तरीके से हम इसको क्या करें, शो करें। तो हमने ये बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो हमने पढ़ लिए कि भाई ये नॉन वोलाटाइल होंगे, ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ये अपने आप में सॉलिड तो होते ही हैं। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आयनिक प्रेजेंट है, दैट मीन्स आयन पॉजिटिव नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कब? जब इनको वाटर में डिसॉल्व करवाया जाएगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ मोल्टन वर्ड लिख लिया जाता है। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है व्हेन दी वाटर इज प्रेजेंट, है ना, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। तो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है ये, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। अगर NaCl डायरेक्ट ले लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने वाली है। तो यहाँ सेंस ये है कि जब भी आप इसको पानी में डिसॉल्व करवा देंगे, मोल्टन स्टेट में ले आएंगे, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी रखेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, ठीक है। तो हमने ये बोला कि दीज आर कंसीडर्ड एज आयनिक क्लोराइड्स, तो आयनिक क्लोराइड्स के ये बिहेवियर्स हैं। अब जितने भी हमारे क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी वो सब के सब आयनिक क्लोराइड के बिहेवियर को दिखाएंगे। जैसे कि मैंने अभी सोडियम के साथ बता दिया, अब आप कैल्शियम के साथ बता दीजिए। कैल्शियम भी तो रिएक्टिव होता है, सोडियम के बाद कैल्शियम ही तो आता है बच्चों। तो हमने अब सोडियम के बाद कैल्शियम को कंसीडर कर लिया, तो हमने कैल्शियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया और क्या बना दिया, CaCl2। ये बैलेंस करके रख दोगे। ये भी एक आयनिक क्लोराइड है, इसके अंदर भी वही खूबियां हैं जो अभी हमने बात करी थी। खूबियां तो सभी के अंदर होती हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर खूबियां हैं। तो उन खूबियों को बताओ कि भाई ये खूबियां हैं, ये हमारी क्या कहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये भी मेटल अपने आप में विग्रसली रिएक्ट करेगा जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना देगा, आयनिक क्लोराइड, जिसे आप कैल्शियम क्लोराइड बोलेंगे। तो वो भी कैरेक्टर्स वही होंगे जो कि हमारे क्या है, इनमें प्रेजेंट थे। जो हमारे आयनिक क्लोराइड्स में जो पहले वाले में थे वही हमारे इसमें होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको और भी लेना है, आप ले लो मैग्नीशियम, ले लो एल्यूमिनियम, ले लो। तो आपने मैग्नीशियम ले लिया, जितनी भी आप रिएक्शन लिखना चाहते हो वो आप टोटली ले लो। मैग्नीशियम क्लोराइड बना दो, MgCl2 बना दो। लेकिन अभी तक तो बात ये चल रही थी कि ये तो आपस में ऐसे ही रिएक्ट कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब यहाँ से शुरुआत होगी, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, उनमें आपको हीटिंग देनी पड़ेगी। तो वो हीटिंग से काम होगा। क्लोरीन जब रिएक्ट कराओगे तो उनमें हीटिंग का साइन ज़रूर मेंशन करोगे, क्योंकि विदाउट हीटिंग नहीं होता। क्योंकि इनमें सब में आपको देखा ना, लैब में आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने किया होगा एक्सपेरिमेंट। उसको थोड़ा सा डस्ट पेपर से रब करते हैं जिससे कि उसके ऊपर की फर्स्ट लेयर वहाँ से हट जाए, और फिर मैग्नीशियम रिबन को टोंग से पकड़ के एक बर्नर के ऊपर रखते हैं और फिर उसे बर्न आउट करते हैं, तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो वही चीज़ है, ये हमने वहाँ पे हीटिंग देनी ही देनी है। ये नेचर में लाने से ऐसा नहीं होता कि अपने आप ही रिएक्शन को शो करा दे या क्लोरीन का कॉन्टैक्ट दो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब के सब क्लोराइड्स बनाएंगे, यहाँ पर रिएक्शन को शो करेंगे और आप इसकी रिएक्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल रिएक्शन से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें, जहाँ तक मुझे ये लगता है, ठीक। अब लास्ट हमारी 6th रिएक्शन होगी, इसे आप नोट डाउन करना चाहते तो कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ। हमारी नेक्स्ट है, लास्ट है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोट हो गया। चलिए बात कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ये 6th रिएक्शन है। कोई भी काम अगर धीरे धीरे आराम से हो जाए, ठीक है, और उसमें कोई जल्दी ना हो, फिर हम उसको फटाफट रिवाइज करें बाद में, तो वो जल्दी समझ में चीज़ें आती है। इसलिए मैं बहुत ही स्लोली चल रही हूँ, जिससे आपको हर टॉपिक बहुत ही डिटेल में समझ में आए। 10th क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब बात ये है कि मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ बात हो रही है।
अब मैं एक बात आप बच्चों से बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, कोशिश कर रहा है मेटल्स की तरह बिहेव करने की, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स जैसे मेटल्स करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का बिहेवियर ये है, उसका उसका एक तरीके से डाउटफुल नेचर है, वो मेटल्स की तरह बिहेव करता है, वो नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। तो अभी यहाँ पर ये बात है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेटल्स हैं, लूज करने की एबिलिटी रखता है, हाइड्रोजन भी कह रहा है मैं भी लूज करूंगा, तो यहाँ तो एक जबरदस्ती वाला क्या हो गया, डील हो गई। मेटल्स कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम ले लो। वो कह रहा है नहीं भाई मैं नहीं लूंगा इलेक्ट्रॉन्स, मैं तो भैया इलेक्ट्रॉन्स खुद भी दूंगा, मैं भी मेटल की तरह बिहेव करूंगा। वो कहते नहीं तुम ले लो ले लो, वो कहता नहीं मैं इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेबिलिटी रखता ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो फोर्सफुली इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराते हैं। कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सोडियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, पोटेशियम पहले ही लिख लो, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये चार जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये फोर्सफुली क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। कहते हैं नहीं तुम्हें हमारे सामने मेटल की तरह बिहेव नहीं करना है, तुम्हें हमारे सामने मेटल की तरह बिहेव नहीं करके नॉन मेटल की तरह बिहेव करना है, तुम हमारे सामने नॉन मेटल की तरह बिहेव करो बिकॉज वी आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो कहते हैं ठीक है भैया, हम हाइड्रोजन है, क्या कर सकते हैं, बहुत ही नीचे बैठे हुए हैं, तो लो भी हम रिएक्ट कर लेते हैं आपके साथ एज अ नॉन मेटल। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन दिखाई जाएगी बच्चों, वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा हाइड्रोजन, और ये मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अदर एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों बिहेव करने की कैपेबिलिटी, भाई मैं और आप अगर एक सेम फेस पर है, सेम फेस है मतलब कि एज अ एनर्जी, मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी सेम है, तो मैं और आप जो है फाइट नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि दोनों की एनर्जी बराबर है, कोई फाइट नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें से एक की ज़्यादा एनर्जी है और एक की कम एनर्जी है, तो वो फोर्सफुली क्या करेगा, उसको डाउन कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम बात ये बोल रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं वो मेटल्स इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हाइड्रोजन को फोर्सफुली वो नॉन मेटल की बिहेव करने की कोशिश करवाता है। तो देखो रिएक्शन क्या होती है, मैं तो आपको बताती हूँ। जब हाइड्रोजन Na के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे, तो वो NaH बनाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, सोडियम हाइड्राइड। मैंने अभी 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 आपको पीछे ही बताया था कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा तो वो हाइड्राइड्स बनाएगा। ठीक है, नेगेटिव बनाएगा, ध्यान रखिएगा, H नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। तो सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा तो उसने वहाँ पर सोडियम हाइड्राइड बनाया। ये भी एक आयनिक हाइड्राइड है, क्योंकि भाई इस पे भी पॉजिटिव इस पे भी नेगेटिव है, वही सारी क्वालिटी खूबियाँ इसके अंदर भी हैं जो पहले वाले के अंदर थी। ठीक है, तो ये भी आयनिक हाइड्राइड है, लेकिन नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड। वहाँ पे क्लोराइड्स नाम हमने दिया था। तो इसके अंदर भी ये बात होगी, ध्यान रखने वाली बात है, हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इनके सामने, अदर एलिमेंट्स के सामने नहीं, और मेटल्स जो आएंगे उनके सामने ये बिहेव नहीं करेगा, कहेगा नहीं भाई मैं बिहेव करने वाला नहीं हूँ तुम्हारे सामने इस तरीके से। अब जैसे कैल्शियम की बात मैं कर लूँ, कैल्शियम और हाइड्रोजन की बात कर लूँ, ये जितने भी हैं इन चारों के साथ आप रिएक्शन शो कर सकते हैं। मैं आपको दो के साथ बता दी हूँ। तो CaH हो गया, H2 हो गया, है ना। वैलेंसी किस क्या होती है, कैल्शियम की 2, H की 1, तो क्या हो गया CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ये भी एक तरीके से क्या है, आयनिक हाइड्राइड है बच्चों। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हम इसको इस वे में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्शन एज अ नॉन मेटल बिहेव कर रही है। तो ये आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की। ठीक है, यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। एंड लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, ये तो आप ही का काम है। ठीक है, जिससे और मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसमें वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती जाऊं और आप मुझे उसका वो खुशी देते जाएं कि हाँ आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलो, हैव अ गुड डे बच्चों, और बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम आती है तो।